शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे साइंस वाले पोर्शन से। और जो साइंस वाले पोर्शन से न्यूज़ आई है ग्रीनलैंड से। ग्रीनलैंड ऐसा है जो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। उसी को लेकर के वैज्ञानिकों ने कुछ चिंता जाहिर की है कि यहाँ पर कौन से परिवर्तन हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के चलते चलते। तो यहाँ पर बात बताई गई है कि ग्रीनलैंड में रेनफॉल पहली बार देखा गया है। तो क्या इसका रीज़न है, इसके बारे में बताया गया है। कुछ कुछ फैक्ट हैं जो कि हम ग्रीनलैंड के बारे में जान लेते हैं। ग्रीनलैंड is one of the biggest places in the world and yet very little of it's known to the outside world। तो यदि हम इसकी लोकेशन की बात करें ना, तो ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है जिसको आइसलैंड हम कहते हैं। इसकी लोकेशन है आर्कटिक और अटलांटिक ओशियन के बीच में, ईस्ट ऑफ द कैनेडियन आर्कटिक आर्कीपिलोजो। यदि हम आर्कटिक आर्कीपियोलॉजी से इसकी लोकेशन देखें तो ये ईस्ट में पड़ता है। ग्रीनलैंड इज़ एन ऑटोनोमस टेरिटरी विथ इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क। अब हम देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्या बात कही गई है। यहाँ पर बताया गया है कि रेन की फॉलिंग हुई है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्रीनलैंड आइस शीट। ग्रीनलैंड द्वीप की जो आइस की चादर है, मोटी सी चादर है, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर रेनफॉल हुई है। उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है, जो कि एक दूसरा चिंता वाला कहना चाहिए साइन है, संकेत है ऑफ द वार्मिंग फॉर द आइस शीट ऑलरेडी मेल्टिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, साइंटिस्ट हैड ऑन फ्राइडे। तो वैज्ञानिकों ने फ्राइडे के दिन ऐसा कहा है कि वहाँ पर रेनफॉल हो रहा है। इसका मतलब यही है कि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। इसी के चलते चलते जो बूंदों का संघनन होता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो फिर वर्षा का रूप ले लेती हैं और गिरने लग जाती हैं। और आगे इसमें ये बात बताई गई है कि यदि आइस की बेड है उस पर पानी गिर रहा है, इसका मतलब ये हो गया वो जो सीट है कुल मिला के सरफेस मेल्टिंग की तरफ आगे बढ़ रही है। और नॉट ओनली इज़ द वाटर वार्मर देन एज यूजल स्नो। इसका मतलब ये हो गया कि बर्फ़ का जो टेम्परेचर है और पानी के टेम्परेचर की यदि हम तुलना करें ना, तो पानी के टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। इट इज़ आल्सो डार्कर। इसके अलावा ये घनत्व भी ज़्यादा रहता है। इसीलिए तो बर्फ़ का जो टुकड़ा रहता है ना, पानी में तैरने लगता है, क्योंकि पानी का घनत्व ज़्यादा और बर्फ़ का घनत्व कम है। सो इट एब्जॉर्ब मोर सनलाइट। इसी के चलते चलते वो क्या काम करता है, सनलाइट को ज़्यादा सोखता है। अब यहाँ पर बात बताई गई है अनप्रेसिडेंट राइज के बारे में। दिस मेल्ट वाटर इज स्ट्रीमिंग इनटू द ओशियन। अब पानी पिघलेगा, मतलब वो जो सीट की जो बर्फ़ है वो पिघलेगी और वो कहाँ पर जाएगी, ओशियन में मत जाएगी, मतलब समुद्र में जाएगी। काजिंग सी लेवल टू राइज, जिसके चलते चलते समुद्र का लेवल बढ़ेगा और उसके किनारे किनारे जो भी सिटी बसी है, जैसे हम यदि अपने इंडिया की ही बात करें, चेन्नई, मुंबई, तो तट के किनारे जो बस्तियां रहती हैं वो डूब जाती हैं। ग्रीनलैंड का जो आइस सीट है द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर अंटार्कटिकास। तो सबसे बड़ा सीट यदि हम देखें कहीं पर तो वो है अंटार्कटिका में, उसके बाद सेकंड नंबर लगता है ग्रीनलैंड का। हैज़ कास्ड अराउंड 25% ऑफ ग्लोबल सी लेवल राइज सीन ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। यदि हम पिछले कुछ दशकों से देखें तो 25% जो है सी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया है, मतलब 25% पानी थोड़ा सा ऊपर उठा है। साइंटिस्ट एस्टिमेट, तो ऐसा वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है, दैट शेयर इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज। अब पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी के चलते चलते अभी जो समुद्र का लेवल है और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। इसके बाद इसमें वहाँ पर कितनी मात्रा में पानी गिरा है उसके बारे में बात बताई जाती है। द रेनफेल फॉर सेवरल हावर्स एट द आइस शीट्स। इसमें एरिया बताया गया है 3216 मीटर, समिट ऑन अगस्त 14, जहाँ पर टेम्परेचर रिमेंड अबव फ्रीजिंग फॉर अराउंड 9 आवर। मतलब
बर्फ़ को जमने के लिए जो टेम्परेचर रहता है, उस टेम्परेचर से टेम्परेचर हाई रहा लगभग 9 घंटे, क्योंकि बरसात वहाँ पर होती रही थी। इसी के चलते चलते ये डर है कि जब वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहा है तो वो बर्फ़ जो है पिघलेगी। इसके अलावा यहाँ पर बात बताई गई है टेम्परेचर्स एट द आइस कैप आलमोस्ट नेवर लिफ्ट अबव फ्रीजिंग बट हैव नाउ डन सो 3 टाइम्स इन लेस देन ए डिकेड। ऐसा बताया जा रहा है, यदि पिछले हम 10 साल की बात करें ना, तो ऐसा 3 बार जो है हो चुका है। अब आगे बात बताई जाती है दिस अलार्मिंग रेन। अब ये जो कंडीशन हम देख रहे हैं रेन की एट द समिट ऑफ ग्रीनलैंड इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट। अब ये कोई अलग से कोई इवेंट तो नहीं है, ऐसा कहना है तिवला मून डिप्टी लीड साइंटिस्ट विद द यूएस नेशनल सो एंड आइस डाटा सेंटर। अब जैसे कुछ कुछ एग्जांपल हम देखते रहते हैं, फ्लड जो है बढ़ते जा रही हैं, बाढ़ जो आ रही हैं ना, वो बढ़ते जा रही हैं। इसके अलावा जंगलों की आग आप देख सकते हैं, यहाँ वहाँ होती ही रहती हैं। एंड अदर एक्सट्रीम्स इट इज़ वन ऑफ मैनी अलार्म बेल सिग्नलिंग द नीड ऑफ टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। कुल मिला के बात यही है कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनके उत्सर्जन को हमें रोकना है। कोयले से जो बिजली बना रही है, पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन हैं, इनको हमको कम करना होगा और सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ना होगा। पेट्रोल डीजल वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाले व्हीकल में हमको कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ग्रीन मेरमेड से रिलेटेड। मेरमेड का मतलब होता है मत्स्य कन्या, या फिर यहाँ पर मत्स्य स्त्री बताया गया है। ए टीम ऑफ मेरीन बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया है, इन्होंने डिस्कवर किया है ए न्यू स्पीसीज़ ऑफ मेरीन ग्रीन एल्गाई। मतलब समुद्र में जो हरी हरी एल्गाई पाई जाती है ना, उसकी इन्होंने खोज की है। कहाँ पर? फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो यहाँ पर एल्गी का मीनिंग यदि हम देखें ना, तो शैवाल या फिर जिसको हिंदी में काय भी कहा जाता है। इट हैज़ बीन नेम्ड एक्टेबुलारिया जल कन्या के। तो जल कन्या के इन संस्कृत लिटरेरी इसका मतलब होता है मरमेड। द रिसर्चर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फेरी टेल द लिटिल मरमेड। इसके बाद वाली जो साइंस वाली न्यूज़ है वो है बेबलिंग बैड बेबीज से। जिस प्रकार से बचपन में हम लोग बड़बड़ाते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार से चमगादड़ के जो बच्चे रहते हैं वो बोलने को सीखने से पहले कुछ कुछ बड़बड़ाने की कोशिश करते हैं। तो यदि न्यूज़ की हम बात करें तो इसमें बात बताई गई है केवल इंसानों के बच्चे ही अकेले बेबल नहीं करते हैं। सम बैट्स आर आल्सो वेरी टाकेटिव इन देयर इन्फेंसी। कुछ कुछ जो चमगादड़ रहती हैं बचपन में काफ़ी बोलने के प्रति काफ़ी एग्रेसिव रहती हैं बचपन में। बेबलिंग इन ह्यूमन चिल्ड्रन इज़ की टू डेवलपिंग द केयरफुल कंट्रोल ओवर द वोकल एपराटस नेसेसरी फॉर स्पीच। तो ये जो स्टडी पब्लिश की गई है जनरल साइंस, जो कि इंडिकेट करती है द सेम प्रैक्टिस इज सीन इन द ग्रेटर सैक विंग बैट या फिर सैकोप्ट्रिक्स बिलिंटिया, जो कि नेटिव है सेंट्रल अमेरिका की। वहाँ की चमगादड़ों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसी न्यूज़ में बात बताई गई है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो एनिमल्स की सोशल लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, वो किस प्रकार का व्यवहार आपस में अपनाते हैं उसको ये बात यहाँ पर बताई गई है। एलिफेंट और जो किलर वेल होती हैं ये हाईली सोशली ऑर्गेनाइज्ड एनिमल होते हैं। जिराफ वर बिलीव टू हैव लिटिल और नो सोशल स्ट्रक्चर। जिराफ के मामले में बहुत ही कम या फिर आप कह सकते हैं कोई ज़्यादा सोशल स्ट्रक्चर इनकी फैमिली में नहीं होता, विच स्टडी ओवर द लास्ट डिकेड हैव शोज अदरवाइज। ए स्टडी फ्रॉम ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी फाइंड अबाउट 30% ऑफ द लाइफ ऑफ जिराफ्स इन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज की हम बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव स्टेज की
बाद की बात कर रहे हैं, कंपेरेबल टू से एलिफेंट्स, जो कि कंपेयर आप कैसे कर सकते हैं एलिफेंट से। द स्टडी ये अनुमान लगाती है कि ये हेल्प करता है जिराफ को इंगेज इन कोऑपरेटिव पेरेंटिंग। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है पुराना जो समय बीता है उसमें किस प्रकार से मौसम में बदलाव आए, क्या गर्मी ज़्यादा पड़ी, क्या ठंडी ज़्यादा पड़ी, तो उस प्रकार को लेकर ये स्टडी की गई है, उसी को लेकर ये न्यूज़ आई है। इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। वार्मिंग में 22 हमको देखने को मिला है, ठीक है। ए स्टडी बाय MIT रिसर्चर पब्लिश्ड इन साइंस एडवांसेस looks at the paleoclimate over the last 66 million years and finds a warming bias. That is, there were far more warming events than cooling ones. बात ये बताई गई है, यदि हम पिछले 66 मिलियन साल पीछे का आंकड़ा देखेंगे ना, तो हमें ये फाइंडिंग मिलती है, हमें वार्मिंग में बायस देखने को मिला। बायस कैसा था, हमको वार्मिंग इवेंट ज़्यादा मिले और कूलिंग के जो इवेंट थे वो कम मिले। देयर वर मैनी मोर इंस्टांसेस ऑफ प्रोलॉन्ग ग्लोबल वार्मिंग दैट लास्टेड 1000 to 10,000 of year. These were multiplied by existing warming. इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल इनहेरिटेंस बिल फेसेस स्टिफ अपोजिशन। अरुणाचल प्रदेश एक बिल को पास करना चाहता है जो कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, जिसने अपोजिशन का बहुत ही ज़्यादा विरोध फेस किया, ठीक है। हम ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश मैरिज एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 की ये बिल है, जो कि इन्वेस्टिंग लैंड राइट फॉर गर्ल्स के लिए लैंड राइट्स की बात करता है, हैज़ मेड विद स्टिफ अपोजिशन। वेरियस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस सेड दे वुड नॉट अलाउ द बिल टू बी पास्ड इन असेंबली। तो केवल हम अपोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट के जो यूनियन हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो जब सभी तरफ से इसका इतना ज़्यादा विरोध हुआ ना, तो गवर्नमेंट ने कह दी कि अगले सत्र में हम इसको टेबल में नहीं रखेंगे। वेरियस स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है, दे विड नॉट अलाउ द बिल टू बी पास्ड इन द असेंबली अनलेस ट्राइबल वुमेन, ये बात कर रहे हैं वहाँ की जो आदिवासी महिलाएं हैं, यदि वो शादी कर लेती हैं ऐसे व्यक्ति से जो कि बिलोंग करता है नॉन अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की शेड्यूल्ड ट्राइब का नहीं है। अब क्या होगा, अब उस महिला को ST का स्टेटस देना चाहिए, नहीं देंगे तो हम जो है इस बिल को पास नहीं कराने देंगे, ठीक है। इसके अलावा बेनिफिट्स की भी इन्होंने बात करी है। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन APSU का कहना है, द बिल वाज बीइंग ब्रॉट विदाउट कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स एंड इफ पास्ड वुड pave the way for non-APSTs to settle down in the state permanently. बिना किसी, तो कुल मिला के बात यही है कि जिसको हमें लाभ देना है उनसे यदि हम कंसल्टेशन नहीं करते हैं और बिल को ला देते हैं तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अपोजिंग द ड्राफ्ट बिल डजेंट मीन वी आर अगेंस्ट द वुमेन, लेकिन गवर्नमेंट को सबसे पहले पब्लिश करना चाहिए ड्राफ्ट किससे रिलेटेड, नॉन APST मैन हैं और APST वुमेन हैं। APST वुमेन ने नॉन APST मैन से शादी कर ली है तो उसको भी फ़ायदा मिलना चाहिए, तब ये बिल सही है। द क्रिटिसाइज लेड द गवर्नमेंट टू क्लैरिफाई इट हैज़ नो प्लान्स टू टेबल द बिल इन द अपकमिंग सेशन। इसी के चलते चलते सरकार को ऐसा कहना पड़ा कि आने वाले सत्र में हम इसको नहीं लाएंगे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो IMD से रिलेटेड है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो
वर्षा के अनुमान से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। तो आईएमडी इशू करती है येलो, ऑरेंज और रेड एंड ग्रीन अलर्ट, जो कि रहती है पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी रेन को बताती है। ठीक है, अब ये जो कलर हैं वो क्या चीज़ इंडिकेट करते हैं? कलर कोड आर यूज्ड इन वेदर वार्निंग फॉर ब्रिंगिंग आउट द सीवियरिटी ऑफ द वेदर फेनोमिना एक्सपेक्टेड। मौसम की कंडीशन कितनी सीरियस रहेगी, ख़तरनाक रहेगी, उसको लेकर के ये कलर वाले अलर्ट जारी किए जाते हैं। एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, color code are used in weather warning for bringing out the severity of the weather phenomena expected as per IMD. The main purpose is to forewarn disaster management authority. इसके साथ साथ में पीपुल को, हमको इन आपदाओं से कैसे उनको बचा सकते हैं और क्या एक्शन हम ले सकते हैं, इसलिए अलर्ट जारी किए जाते हैं। तो 4 प्रकार के कलर कोड यूज़ किए जाते हैं IMD के द्वारा। ग्रीन, ऑल इज़ वेल, नो एडवाइजरी इज इशूज। ये कलर यदि है तो इसका मतलब है कि IMD के द्वारा अभी कोई सलाह हमको नहीं दी गई है, कोई एडवाइजरी जारी नहीं की जाती। येलो, बी अवेयर, मतलब थोड़ा आपको सावधान रहना। येलो कलर इंडिकेट करता है सीवियरली बैड वेदर स्पानिंग अक्रॉस सेवरल डेज, काफ़ी दिन तक ऐसा मौसम बना रहेगा। इट इज़ आल्सो सजेस्ट दैट द वेदर कुड चेंज फॉर द वर्स, अभी जैसा उससे थोड़ा कंडीशन इसकी ख़राब हो सकती है। काजिंग डिसरप्शन इन डे टू डे एक्टिविटीज़। इसके बाद ऑरेंज या फिर एम्बर, इसका मतलब है कि हमें जो है तैयार रहना। द ऑरेंज अलर्ट इज इशूड एज ए वार्निंग ऑफ एक्सट्रीमली बैड वेदर with the potential of disruption in commute with road and rail closure and interruption of power supply। तो ऐसी कंडीशन यदि बनती है तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है, जिसमें हमको क्या क्या मिल जाएगा? रेल बंद हो सकती है, रोड बंद हो सकती है, ठीक है, पावर की सप्लाई रुक सकती है। इसके बाद आता है रेड, टेक द एक्शन। When the extremely bad weather conditions are certainly going to disrupt travel and power, have significant risk to life, the red alert is issued। अब जब मौसम की कंडीशन इतनी ख़राब हो जाए कि बिजली चली गई है, हम कहीं आ जा नहीं सक रहे हैं, तो ये इस कंडीशन में काफ़ी रिस्क रहता है हमारी लाइफ को, द रेड अलर्ट इज़ इशू किया जाता है। तो ये जो अलर्ट होते हैं ये यूनिवर्सल रहते हैं नेचर में, एंड आर आल्सो इशूड ड्यूरिंग फ्लड डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर राइजिंग अबव लैंड या फिर इन ए रिवर एज ए रिजल्ट ऑफ टोरेंटियल रेनफॉल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर व्हेन द वाटर इन रिवर इज अबव नॉर्मल लेवल या फिर बिटवीन द वार्निंग एंड डेंजर लेवल, ए येलो अलर्ट इज इशूड। IMD के बारे में थोड़ी सी जानकारी यदि देखें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान आप कह सकते हैं, उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। ये एक एजेंसी है किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ द प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। मौसम विज्ञान से संबंधित जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग भी बताती है और सिस्मोलॉजी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चेन्नई से। एक्टर चित्रा पासेस अवे इन चेन्नई। तो इनकी लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ी सी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। एक्ट्रेस चित्रा who played memorable role in some iconic Malayalam films died in Chennai on Saturday। एज इनकी 56 साल बताई जा रही है। इन्होंने शुरुआत करी थी अपने कैरियर की टिंथ सेल टाउन एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन तमिल फिल्म। तमिल फिल्मों से इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया, लेकिन इट वाज थ्रू मलयालम फिल्म्स दैट शी अटेंड पॉपुलरिटी।
लेकिन मलयालम फिल्म के माध्यम से ही ये जो है पॉपुलर हुई थी। जब इनका डिबट हुआ एज एन एडल्ट इन ए माइनर रोल, कौन से में, हरिहरन की एक फिल्म थी वलारू थुमरू गंगल 1981 में आई थी। इन्होंने इसके बाद ये शी गैंड रिकॉग्नाइजेशन विद द अटकलसमम इन विच शी वाज फीचर्ड इन द पॉपुलर सॉन्ग, ठीक, नाना मावुनु मेनी नावुनो along with Mohanlal. In Tamil, her notable films include N Thangchi Pachiva Urakvalam and Thiruppu Munai. इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है ओणम फेस्टिवल को लेकर के है। ओणम इज़ ए मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल इन केरला। केरल का हार्वेस्ट का ये फेस्टिवल होता है and is celebrated to honor the homecoming of Asura king Mahabali, who brought about peace and prosperity in Kerala, जिन्होंने शांति और प्रगति लाई थी केरला में। इसी के चलते चलते उनको सम्मान देने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। एक तो फसलों का त्यौहार इसको कहा जाता है। टाइम की यदि हम बात करें, इट इज़ वन ऑफ द 3 मेजर फेस्टिवल ऑफ केरला, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ चिंगम, द फर्स्ट मंथ इन द मलयालम कैलेंडर, कोल्ला वर्षम। अदर यदि हम 2 मेजर फेस्टिवल की बात कर लें तो वो है विशु और थिरुवथिरा। द 10 days हार्वेस्ट फेस्टिवल बिगिंस होता है अथम, फर्स्ट डे ऑफ द ओणम, एंड कंक्लूड्स ऑन द थिरुवोनम, लास्ट डे। 10 दिन तक ये त्यौहार चलता है। सेलिब्रेशन की बात करें तो इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है बाई पोक्कालम, मतलब फ्लावर की रंगोली बनाई जाती है, उससे इसकी शुरुआत होती। इसके अलावा भी कुछ कुछ रिचुअल्स हैं वो किए जाते हैं, जैसे कि वल्लम कली बोट रेस होती है, पुली काली द टाइगर डांसेस होते हैं। इसके अलावा मास्क डांसेस भी हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स भी हमको देखने को मिलती हैं। और जो मेन अट्रैक्शन है वो है ट्रेडिशनल ओलम संध्या, मतलब ग्रैंड फीस्ट, सबसे बड़ी इसका अट्रैक्शन होता है। और यहाँ पर एक असुर वर्ड यूज़ किया गया है, तो यदि हम असुर के बारे में देखें तो असुर ट्राइब्स की जानकारी देख लेते हैं। असुर इज एमंग द 9 पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड इन द झारखंड। झारखंड में पीवीटीजीज ग्रुप है 9, उनमें से एक है असुर। आर एस्ट्रो एशियाटिक ओरिजन, कहाँ से इनका ओरिजन है, ऑस्ट्रो एशियाटिक ओरिजन इनका माना जाता। तो न केवल झारखंड में, बिसाइड झारखंड मेंबर ऑफ द ट्राइब लाइव इन पॉकेट ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल एंड फ्यू अदर स्टेट। इसके अलावा भी कुछ कुछ स्टेट के नाम यहाँ पर बताए गए हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल और जैसा कि हम देखे हैं केरला। 2011 की जनगणना को यदि आप देखोगे तो इनकी जो संख्या है 22,459 इन झारखंड, और बिहार में 4,129 रही थी इनकी संख्या। इसके बाद वाली न्यूज़ है उड़ीसा से, नवीन लॉन्चेस न्यू लुक गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस न्यूज़ का यूज़ हम कर सकते हैं मेंस में आंसर राइटिंग के लिए। भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमें अब क्लासरूम हमारे स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब है पुराने तौर तरीके से जो पढ़ाई कराई जाती थी, अब वहाँ पर हमें कंप्यूटर, एलईडी स्क्रीन, टच एलईडी स्क्रीन से पढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा लाइब्रेरी को हमें जो है क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा, ई लाइब्रेरी, जैसे कि आप कोई भी जो है मोबाइल में उन किताबों को पढ़ सके। इसके अलावा जो लैब्स हैं वो एडवांसेस हो सके। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने सैटरडे के दिन लॉन्च किया है ट्रांसफॉर्म्ड हाई स्कूल इन गंजाम की ये बात है, द होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक।
These schools have all the features like that of any modern private school. They do not only have smart classes but also have e-library, advanced science laboratory, clean drinking water facility, टॉयलेट एंड स्पोर्ट। तो इतनी सारी जो फीचर्स है ना वो तो एकदम अनिवार्य ही हैं। स्मार्ट क्लासरूम, ई लाइब्रेरी, इसके अलावा साइंस की लेबोरेटरी वो भी एडवांस वाली होना चाहिए, इसके अलावा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, टॉयलेट और स्पोर्ट। नहीं तो ज़्यादातर हम देखते हैं सरकारी स्कूल में टॉयलेट बने तो ज़रूर रहते हैं लेकिन बस केवल बने रहते हैं, उसके बाद उनकी कोई देखभाल नहीं रहती है, वो बंद हो जाते, एकदम खंडहर बन जाते हैं। तो इसके लिए 5T की प्लानिंग हुई थी, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइम लिमिट। इसके तहत ये सब सोचा गया और फिर ये काम किया गया। फर्स्ट फेज़ की हम बात करें तो नवीन पटनायक डेडिकेटेड 10 ट्रांसफॉर्म स्कूल ऑफ हिंजलीकट, ये खुद की इनकी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात बताई गई है, द ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व सॉफ्ट कंपोनेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर बेटर एजुकेशन कंटेंट एंड मेथड टू रीच चिल्ड्रन। इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कम्युनिटी, एलुमिनी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटिंग और स्कूल कमेटी, ये सारी चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। कम्युनिटी, एलुमिनी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव एंड स्कूल कमेटी। दीज हाई स्कूल गॉट न्यू लिक इन द 6 महीने के अंदर अंदर ही नया लोग देखने को मिल गया है। ए टोटल 50 स्कूल हैव बीन ट्रांसफॉर्म इन हिंजलीकट एंड शेरागडा ब्लॉक्स।